सो गाइस क्या आप लोग तैयार हैं गाचा कूट के? तो गाइस क्या आप लोग तैयार हैं गाचा कूट के 22 एपिसोड में डाइव करने के लिए? भाई आज ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है कि जो ये फाइट हो रही है ना वो जल्दी खत्म ही होने वाली है। एंड मैं अब ज़्यादा टाइम तो वेस्ट करना चाहता नहीं हूँ, तो सीधे-सीधे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक लड़का दिखाया जाता है कि जो सो रहा होता है। एंड जब वो सो के जागता है तो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे एक ट्रैश टॉम आने वाला होता है। जिसे देख के वो डर जाता है एंड अपने डैड को बोलता है कि जल्दी एक ट्रैश टॉम आने वाला है। लेकिन उसके डैड वहाँ पर बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमारे सिटी के बाहर जो वॉल है ना, वो हमको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर ही देगी। लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा-सा ट्रेस का टुकड़ा गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में उसके डैड भी घबरा जाते हैं एंड वो लड़का तो वहाँ पे रोने ही लग जाता है। और उसके बाद में हम जो इलेक्ट्रिकल होते हैं उसको दिखाया जाता है एंड इसका अपीयरेंस ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। एंड इसे देख के हमको समझ में आ रहा था कि इसका पावर इस समय बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। एंड दोडी उसके जो अपीयरेंस को ना मतलब लड़की को देख के समझ जाता है कि अभी जो वो पावर यूज़ कर रही है ना, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है कि यहाँ पे उसके खुद की शादी को भी इससे खतरा हो सकता है, मतलब कि रीडर्स को भी इससे खतरा हो सकता है। तो जोडी यहाँ पे बोलता है अपने साथियों को कि यहाँ से जल्दी से जल्दी हमें निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमको भी इससे खतरा हो सकता है। एंड जोडी रेडर्स के साथ में वहाँ पे जाने लग जाता है। अब रोडो उनको रोकता है और बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, तुमने अभी मुझे ये नहीं बताया कि तुमने आमों के साथ में क्या किया है। लेकिन जोडी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है एंड निकल जाता है वहाँ से। अब जो इलेक्ट्रिकल है वो उसको देखती है और बोलती है कि कोई बात नहीं जोडी, अब मैं ग्रेटर बन चुकी हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा एक मुहावरा है। तो मैं यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी पावर यूज़ करूँगी ताकि इस बात का मैं पक्का कर सकूँ कि यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकल पाए। एंड यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल अपना अटैक करती है एंड वो अटैक जब सब लोगों को हिट करता है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक गर्ल है ना, जो अटैक कर रही है उससे खुद उसको भी असर पड़ रहा है, उसको भी डैमेज पड़ रहा है। लेकिन वो किसी तरीके से उसको झेल रही होती है। अब दूसरी तरफ हमको जो इंजन का अपोनेंट होता है ना, जिससे उसकी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो दिखाया जाता है, जो कि अभी उसी जगह पे रो रहा होता है क्योंकि सभी लोग उसको छोड़ के जा चुके हैं। तो वो यहाँ पे रो रहा होता है कि सब लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। तब पर तभी हमको यहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि तुम सच में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें देख के मुझे घृणा आती है, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। एक काम करो, मुझे अपनी इस बॉडी दे दो, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं सब कुछ देख लूँगा क्योंकि अगर वो यहाँ पे हम लोगों को छोड़ गए तो हमें भी नुकसान होने वाला है। एंड हमको यहाँ पे इस बातों से एक बात तो समझ में आती है कि जो लड़का है ना उसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली प्रॉब्लम है। मतलब कि एक शरीर 2 लोग, ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, इस लड़के के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है। अब धीरे-धीरे ये लोग स्पेयर के ऑर्डर के और ज़्यादा पास जाते जा रहे थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हमको बोलते रहती है, जल्दी करो, जल्दी से इन सभी लोगों को मार दो, नहीं तो मेरे सारे के सारे बाल जल जाएँगे। और हमको यहाँ पे थोड़ी बहुत एक बात समझ में आती है कि ये जो लड़की है ना, इसकी जो पावर है, इसकी पावर से इसके खुद के बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब इसके खुद के बाल जल रहे होते हैं। और जब इसके सारे के सारे बाल जल जाएँगे ना, तो अपने पावर को शायद से ये यूज़ नहीं कर पाएगी। एंड रियो को भी यहाँ पे समझ में आता है कि जब वो पहले नियोडे से लड़ रही थी, यानी कि इलेक्ट्रिक गर्ल का ये नाम है, उससे पहले जब ये लड़ रही थी ना, तो उसके पावर में टाइम लिमिट क्यों थी? क्योंकि उसकी जो पावर है ना, उसके खुद के बाल डैमेज करती है। इस वजह से वो टाइम लिमिट के हिसाब से उस पावर को यूज़ करती है। लेकिन इस समय वो अपने बालों की परवाह ना करके लड़ाई कर रही है। एंड रियो भी बोलती है कि शायद से मुझे उसी समय इसको मार देना चाहिए था क्योंकि अब रियो के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खड़ी भी हो सके। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जो कि इन सब की परवाह करे बिना अभी आगे बढ़ रहा है एंड वो है अपना रूडो, क्योंकि भाई उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि अभी सामने वाले कोर को उसको तोड़ना है। अब इस बात से नियोडी भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि आखिरकार रूडो आगे बढ़ कैसे रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुंडुस और रूडो के बीच में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के बीच में एक रूडो से एक शॉट मिस हो गया था ना, वो एक दीवार पे जाके लग गया था एंड अब वो दीवार धीरे-धीरे टूट रही है। अब इंजन भी यहाँ पे बोलता है कि ये तो वही दीवार है जो कि पहले टूट गई थी और अभी ये लोग ट्रैश टॉम के बीच में है। तो अगर ये दीवार टूटती है तो सारे के सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो सीधे-सीधे बाहर फेंकेंगे ट्रैश टॉम में। एंड जिस बात का डर है वही होता है, वो दीवार टूट जाती है एंड सभी लोग बाहर खींचने लग जाते हैं। अब यहाँ पे नियो डे को सबसे पहले खींचती है और किसी तरीके से वो एक चीज़ को पकड़ तो लेती है, लेकिन उसकी ग्रिप ज़रा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे नहीं होती है, तो वो बाहर ही फेंक जाती है। एंड वो बोलती है कि माफ़ करना ज़ोडी, लेकिन मैं उनको यहाँ तक ही रोक पाई। अब यहाँ पे आपको नियो डे की जो बैक स्टोरी है ना, वो दिखाई जाती है। जब ज़ोडी से वो पहली बार मिली थी, तो ज़ोडी से पहली बार जब वो मिली तो उसे ऐसा लगा था कि ज़ोडी उस समय उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है।
उसको मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ोडी यहाँ पे बोलता है कि मैं सिर्फ़ वही बोला जो मुझे लग रहा है। एंड ज़ोडी ने ही नियो डे को वो इंस्ट्रूमेंट दिया था, जो कंघी टाइप की इंस्ट्रूमेंट है ना वो। अब यहाँ पे हम फिर से प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पर बॉर्डर में नियो डे पहुँच चुकी है। नियो डे जब बॉर्डर को दिखती है तो बहुत ज़्यादा ही वो सुंदर होता है, जिसे देख के वो अपनी आँखें नजरें हटा नहीं पा रही होती। लेकिन ये सुंदरता ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर में वो कुछ ऐसा देख लेती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रीचर होता है, जो कि इतना बड़ा क्रीचर होता है, उसके सिर्फ़ वहाँ पर हाथ दिख रहे थे। वो यहाँ पे बोलती है कि मुझे ज़ोडी को इन सब चीज़ों के बारे में बताना होगा। ज़ोडी को उसे बताना होगा कि यहाँ पर उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, जिससे वो प्यार करता है, वो सभी चीज़ गायब हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू डे भी डिसअपियर हो जाती है। दूसरी तरफ क्लीनर्स जो होते हैं ना, वो भी अपने आप को सँभाल रहे हैं, क्योंकि वो बाहर फेंकना नहीं चाहते हैं। तभी अचानक 2 सेकंड के लिए सही, रूडो के आसपास की जितनी भी जगह है ना, वो काली हो जाती है। एंड रूडो देखता है कि शायद से वो इकलौता ऐसा इंसान है जिसने वो सब चीज़ देखी थी। और बाकी सब लोगों ने नियो डे को बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए तो देखा था, लेकिन किसी ने भी वो ब्लैक लाइट नहीं देखी थी। और रूडो भी बोलता है यहाँ पे, शायद से मैं इकलौता इंसान हूँ जिसने वो ब्लैक लाइट देखी थी। अब इंजन यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो कोई भी ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं टिक पाएगा, और ऐसा ही चलता रहा तो वो भी वहाँ पर ट्रेन स्टॉप में खिंच जाएँगे। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है अपने गीता की। जिसको बिल्कुल भी वहाँ पे चिंता नहीं थी, वो तो बिल्कुल ही कैज़ुअली वहाँ पे चल रहा था। तो इंजन उसे बोलता है, "अबे तू कर क्या रहा है? जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को पकड़, नहीं तो तू भी उस ट्रैश में खिंच जाएगा।" लेकिन वहाँ पे गीता बोलता है, "सॉरी यारो, मेरे सर में थोड़ी-सी चोट लग गई थी, इसलिए मैं सो गया था। लेकिन अब मैं जब सो लिया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।" फिर यहाँ पे ब्रो बोलता है, "अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, गीता इस ट्रैश में खिंच ही नहीं सकता है। एंड इसका रीज़न क्या है? उसका वाइडर इंस्ट्रूमेंट।" अब गीता यहाँ पे पूछता है ब्रो से कि मैं अपना कितना लेवल यूज़ कर सकता हूँ? तो ब्रो से बोलता है 3 लेवल से ज़्यादा यूज़ मत करना। एंड जब गीता अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ करता है, तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है एंड एक डायनासोर में बदल चुका है। मतलब भाई इस ऐसा वाइटल इंस्ट्रूमेंट किसको नहीं चाहिए? मतलब बंदा बड़ा होकर एक डायनासोर में बदल सकता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि वो और भी बड़ा हो सकता था। समझ रहे हो बात को? एंड उसके बाद वो क्या करता है, ब वहाँ पे जो गड्ढा हो रहा था ना, जिसमें वो लोग खींच रहे थे, वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है एंड गड्ढा बंद हो जाता है। और अब इनके और स्कोर के बीच में कोई भी नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ हमको ज़ोडी इनहेरिटेंस दिखाए जाते हैं, जो कि बाहर बैठे-बैठे ट्रैश टॉम का नया ले रहे थे, और ज़ोडी यहाँ पे बोलता है कि धीरे-धीरे ये ट्रैश टॉम खत्म होते जा रहा है, मतलब कमज़ोर होते हुए जा रहा है। तो मुंडो उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उस ट्रैश टॉम से तुम लोग बॉर्डर को क्रॉस कर सकते थे? क्योंकि आज से पहले बहुत से लोगों ने उस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो ट्रैश बीस्ट उसको जिंदा पार कर सकता था? तो ज़ोडी यहाँ पे बताता है, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन की पावर थी। लेकिन शायद से उसकी प्रोटेक्शन की पावर खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे किलर्स उसको एक ही हमले में तोड़ देते हैं। लूडो के हाथ में उसका कोर आ जाता है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन शायद से ये लोग भूल चुके थे कि जैसे ये लोग एक ट्रेस बीट के कोर को तोड़ेंगे, ट्रेस भी टूटने लग जाएगा, और अब ये लोग नीचे गिर रहे हैं। पर यहाँ पे फिर से गीता इनको एक बार बचा लेता है, क्योंकि गीता भले ही दिखने में इतना बड़ा है, एंड एक डायनासोर है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, तो उसके ऊपर सभी लोग बैठने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रूडो को आम हो गए बूट्स दिखते हैं, तो वो उनको लेने के लिए चले जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इंजन उसको पकड़ लेता है एंड ये लोग उसके बाद में सीधे गिरते हैं नीचे। हाँ, लेकिन ये ट्रेस बीट के साथ में नहीं गिरे थे, क्योंकि ट्रेस बीट के गिरने से पहले ही ये लोग उसके अंदर से निकल गए थे, एंड गीता के ऊपर से उड़ते-उड़ते नीचे गिर रहे होते हैं। एंड क्योंकि ये गीता के ऊपर से इन लोगों को चोट भी ज़्यादा नहीं आई थी। अब कुछ देर बाद वहाँ पे क्लीनर्स के बाकी सब मेंबर भी आ जाते हैं, जो कि इनको रेस्क्यू कर लेते हैं। इनके बाद में थोड़ी बहुत इनकी बातें होती हैं, जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन गाइस, इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है एंड वीडियो भी खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।